हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर चेकआउट करने वाले हैं, जो कि को करिकुलर का पेपर होता है। आपके बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है। ये एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है, मतलब लेटेस्ट में भी जो आपका पेपर हुआ है। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के पेपर में, तो सारा कुछ हम वही चेकआउट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना एंड हम सारे क्वेश्चन का आंसर भी जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के 100+ क्वेश्चंस को कवर कर लिया हुआ है। इसमें बहुत सारे टाइप्स भी इन्वॉल्व थे। मैंने कुछ जो है क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आते हैं ये भी कराया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से अगर आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर, आज का हम पेपर जो है देखने वाले हैं, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है ये आपसे पूछा गया था। तो फिशिंग क्या होता है? टाइप ऑफ साइबर अटैक है जिसमें लोगों की इंफॉर्मेशन को, जैसे पासवर्ड होगा, क्रेडिट कार्ड हो गया एंड बैंक के इंफॉर्मेशन होंगे, इनको जो है लीक किया जाता है ताकि उनसे जो है कुछ और फ़ायदा उठा लिया जाए। तो एक काइंड ऑफ जो है एक्टिविटी है जिसमें लोगों के जो है पर्सनल चीज़ों के बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाया जाता है एंड उनका मिसयूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3, एन अटेम्प्ट टू डिसीव इंडिविजुअल्स अप टू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में कहा जाए फिशिंग क्या है, तो संवेदनशील जानकारी को प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास है क्या? फिशिंग। इसलिए आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पैम ईमेल्स। जो आपके स्पैम ईमेल्स होते हैं, इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वे अनचाहे होते हैं, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास ईमेल आए, लेकिन आपके पास ईमेल आ जाता है क्योंकि वो जो है अनवांटेड होते हैं, अनचाहे होते हैं और अक्सर वे थोक में भेज जाते हैं। मतलब एक जो आपका स्पैम ईमेल होता है किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं भेजा जाता, बल्कि एक साथ बहुत सारे लोगों के पास सेपरेट किया कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है स्पैम ईमेल के लोग शिकार बनते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। स्पैम ईमेल्स का प्राथमिक काम यही होता है कि वे अनचाहे होते हैं एंड उनको बहुत सारी मात्रा में एक साथ भेजा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दे आर अनसॉलिटेड एंड ऑफन सेंट इन बल्क, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन डिलिबरेटली स्प्रेड टू डिवाइस। मतलब आपसे पूछ रहा है जानबूझकर धोखा देने के लिए जो है फैलाई गई झूठी सूचना को आप क्या कहते हैं। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। उसे फेक न्यूज कहा जाता है एंड काइंड ऑफ सिमिलर बहुत सारे लोगों ने ये भी लगाया था कि साइबर बदमाशी, या हिंदी में साइबर बुलिंग, इंग्लिश में से साइबर बुलिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है? साइबर बुलिंग भी एक टाइप का सेंडिंग जो है पोस्ट होता है और शेयरिंग निगेटिव, हार्मफुल एंड फॉल्स जो है मीन कंटेंट टू समवन। मतलब किसी की तरफ जो है गलत इन्फॉर्मेशन, जो है गलत चीज, गलत नेगेटिविटी को फैलाना ही भी आपका क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि जो है अफवाह, अगर कोई न्यूज़ फैलाई जा रही है, कोई अफवाह किसी के बारे में फैलाई जा रही है जानबूझकर, देन आप उसे फर्जी न्यूज़ कहते हैं या फिर जो है फेक न्यूज़ के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है 3rd हो जाएगा। ऑप्शन ए भी आपका 40%। अगर आपके ऑप्शंस में फर्जी खबर नहीं रहता, देन आप साइबर बदमाशी की ओर, मतलब जो है करेक्ट लगा सकते थे, साइबर बुलिंग की ओर। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। इनमें से कौन सा है जो कि एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3, जो आपका मेलवेयर हमले होते हैं, मेलवेयर अटैक्स होते हैं, ये प्राइमरी जो है एक कॉमन थ्रेट होता है सिक्योरिटी का, कि कोई भी हमला आपकी करवा देगा। ये सबसे पहला जो है प्राइमरी जो साइबर सुरक्षा खतरा होता है, ये सबसे पहला यही होता है, जो है मेलवेयर हमले। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। कह रहा था फिंगर इज टू हैंड। अगर जो हाथ की उंगली है उसे फिंगर कहते हैं, तो टॉय किसकी उंगली को कहते हैं? तो आई होप सबको पता होगा कि जो पैर की उंगली होती है, जिसे हिंदी में फुट कहते हैं, उसकी उंगली को टॉय कहते हैं। तो यहाँ आपको क्या भरना था? फुट भरना था। ऑप्शन जो है आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा लिए हुए हैं, तो यू कैन चेक आउट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इफ फाइव एप्पल्स कॉस्ट
इज $10, तो हाउ मच 8 एप्पल्स कॉस्ट। आपसे पूछा गया कि अगर बताओ 5 एप्पल का दाम जो है $10 है, तो 8 एप्पल्स का दाम कितना होगा, रेट कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है कॉस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एप्पल का कॉस्ट निकालेंगे। तो एक एप्पल का कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल 5 एप्पल का दाम 10 है, तो एक का कितना हो जाएगा आपका, आप 5 से जो है भाग करेंगे, तो मतलब एक एप्पल का दाम कितना निकल के आ गया, $2। तो 8 एप्पल का पूछा गया था, तो इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 × 8 कितना हो जाएगा आपका, $16। तो ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं। हिंदी में पूछा गया था 5 सेबों की कीमत जो है $10 है, तो 8 सेबों की कीमत कितनी होगी, तो $16। ऑप्शन जो आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7th नंबर का, इफ कैट इज कोडेड एज डॉग हाउ रैट कोडेड। आपसे पूछ रहा है कि अगर CAT आपका कैट है, इसको हमने कोड करके लिख दिया DOG, तो बताओ RAT को आप क्या कोड करोगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इनको कैसे करना है प्रॉपर टेक्निक के साथ मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ आप देखेंगे कि CAT में मतलब AT आपका बन गया क्या, DOG, AT क्या बन गया, OG बन गया। तो आपके पास रैट भी है, तो बिल्कुल ये OG बनने वाला है। हमें आगे का R का नहीं पता है, लेकिन हमें 2 वर्ड जरूर पता है कि OG ये बनने वाला है। अब हम ऑप्शन चेकआउट करते हैं, तो यहाँ भी OG नहीं है, यहाँ भी OG नहीं है, यहाँ भी OG नहीं है, तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। इस तरीके से इसको लगाते हैं जो आप कॉमन ढूंढ के लगाते हैं। एंड एक आपका होता है कि जो आपका नंबरिंग होता है ABCD में, उसके बेस पर घटता है बढ़ता है तब आपका होता है। खैर ये हमारा जो है 7th का ऑप्शन जो है A करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैथ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है जो x है इज ग्रेटर देन 5, अगर x जो है ये 5 से बड़ा है एंड जो आपका y है ये 10 से छोटा है, मतलब 10 y से बड़ा है, 10 इससे छोटा है। तो आपसे पूछा गया था कि बताओ इस स्टेटमेंट में कौन सा आपको सही लग रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि x इज ग्रेटर देन y, दूसरा है x इज लेस देन y, दूसरा है x इज ग्रेटर देन y, एंड अगला है आपका थर्ड ऑप्शन x इज इक्वल टू y एंड कांट बी डिटरमाइंड। तो एक बार दिमाग लगाकर सोचिए कि अगर x 5 से बड़ा है तो x 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी अनंत तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक। y क्या होगा, जो आपका y 10 से छोटा है तो y 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, जो है 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऐसे से y कुछ भी इधर तक हो सकता है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि x y से बड़ा होगा या छोटा होगा, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो है x जो होगा ये y से जो है बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या इनके बराबर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कांट बी डिटरमाइंड। हम कुछ नहीं कह सकते, कहीं x का वैल्यू 11 ले लिया, कहीं x का वैल्यू 7 ले सकता है, कहीं x का वैल्यू 8 ले सकता है, तो हम कुछ ऐसा जो है क्लियर नहीं कह सकते। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन वेन डायग्राम इफ ए सर्कल इज रिप्रेजेंट डॉक्टर सर्कल एंड दूसरा आपका सर्कल है बी रिप्रेजेंट करता है सर्जन्स को, तो कह रहा है व्हाट डज द ओवरलैपिंग रीजन रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले यहाँ आपके सामने कोई एक जो है फिगर बनना चाहिए वेन डायग्राम का। खैर मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है वेन डायग्राम आपके सामने इस तरीके से है जिसमें ए आपका डायग्राम है, इसमें टोटल डॉक्टर्स भरे हुए हैं, दूसरा आपके पास डायग्राम आ रहा है बी नंबर का, इसमें टोटल सर्जन्स भरे हुए हैं एंड ये जो ओवरलैप कर रहा है ये आपसे पूछा गया था इसमें क्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो इसमें जो है डॉक्टर्स हु आर नॉट सर्जन्स, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, सर्जन्स हु आर नॉट डॉक्टर, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ये आप कह सकते हैं कि ये जनरल फिजिशियंस हो सकते हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आता अगर इसके सामने डायग्राम ये बना होता, तो आपको ज़्यादा समझ में आता। तो ये ओवरलैप करता है, इन दोनों में जो है सर्जन्स एंड डॉक्टर्स दोनों हो सकते हैं, इसे आप जो है जनरल फिजिशियन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में नहीं कह सकते कि उनका स्पेसिफिक क्या है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो जनरल फिजिशियन है। तो इस तरीके से अगर आपका जो है डायग्राम बनता तो ज़्यादा समझ में आता। खैर आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर कह रहा है कि बी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है एंड कह रहा है ए इज टू लेफ्ट ऑफ ए इज द राइट ऑफ सी, मतलब जो सी ए बैठा हुआ है ये सी के राइट में बैठा हुआ है, तो सी यहीं पे होगा। अब देखिए सी के राइट में ए बैठा हुआ है एंड बी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु इज इन द मिडल, मतलब बीच में कौन बैठा हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीच में कौन बैठा है यहाँ पे,
ए बैठा है ना, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हिंदी में पूछा गया था तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कलर्स इन सीक्वेंस। ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो को आपको जो है डिटरमाइन करना है कि कैसे ये जो है एक सरीके में बैठेंगे, मतलब हिंदी में कह रहा है कि व्यवस्थित क्रम में ये कैसे होंगे। सबसे पहले क्या आएगा, रेड आएगा, फिर आपका ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, येलो आएगा। ये कहाँ से मिलता है, आपका स्पेक्ट्रम से मिलता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर मिसिंग नंबर द सीक्वेंस। आपके सामने एक सीक्वेंस दिया गया है, बता रहा है आपको मिसिंग नंबर क्या होगा। तो देखिए 2 और 6 के बीच में कितने गैप है, 4 गैप है। 14 और 20 के गैप में कितने का गैप है, 4 गैप है। तो 6 और जो है जो नंबर आने वाला है इसी के बीच में भी 4 गैप होगा, मतलब आपको 6 जो है जोड़ना है। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। मतलब करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन दूसरा होगा, यहाँ भी दूसरा होगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस को भरा जाता है। पहले आप देखेंगे कितने का गैप है, या फिर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर जो है परफेक्ट क्यूब में है, परफेक्ट जो है स्क्वायर में है, ये आपको देखना है। खैर यहाँ जो है हमें 4 का जो है सीक्वेंस दिया गया था, तो इससे 10 आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल कैट्स और एनिमल। अगर सारे जो आपके पास कैट्स हैं ये एनिमल्स हो जाते हैं, एंड कह रहा है ऑल डॉग्स आर कैट। अगर सभी डॉग्स जो है ये कैट हो जाते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप जो है सम डॉग्स आर एनिमल इसको बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑल कैट्स और डॉग ये आप जो है बिल्कुल कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने एग्जैक्ट दिया हुआ है ऑल डॉग्स आर कैट। ऑल जो है एनिमल्स आर डॉग्स ये नहीं कह सकते, बल्कि जो सारे डॉग्स होते हैं ये एनिमल हो सकते हैं, क्योंकि कैट सारे डॉग्स जो हैं ये कैट हो सकते हैं, और कैट आपका एनिमल है तो डॉग भी क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंस को बैठाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ऑल डॉग्स आर एनिमल ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। हम ये नहीं कहते सभी जानवर एनिमल है, इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे सामने क्या दिया गया था, सभी कैट्स एनिमल है एंड सभी डॉग्स कैट है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सभी डॉग्स जो है ये एनिमल है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग एट ए इंस्ट्रक्शन। आपके सामने इंस्ट्रक्शन है, वहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं चल रहा है, तो हिंदी में लिखा गया है यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट काम ना करे तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। आप वहाँ क्या एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहाँ रुकेंगे और यातायात के जो पुलिस अधिकारी होंगे इनकी निर्देशों की प्रतीक्षा करें। अगर वो लाइट नहीं चल रहा है तो उनके जो वहाँ पर कर्मचारी होंगे, जिनको जो है आप यातायात के पुलिस कहते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको चलना है या बढ़ना है या रुकना है, कैसा करना है, वो इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर आप जो है ट्रैफिक लाइट खराब है तो आप यही करने वाले कि सबसे पहले रुकेंगे एंड वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। उससे क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ये आप देखेंगे। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द कंक्लूजन इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में आपको कंक्लूजन निकालना है कि ऑल स्टूडेंट इन ए क्लास इन ए चेस क्लब आर इंटेलिजेंस। कह रहा है कि सभी जो स्टूडेंट हैं एक चेस क्लब में वो इंटेलिजेंस है, एंड जॉन इज द मेंबर ऑफ चेस क्लब। जो जॉन है ये मेंबर है चेस क्लब का, तो आप ये क्या कह सकते हैं, देयर फ्रॉम जॉन इज इंटेलिजेंट। जॉन है जो इंटेलिजेंट है, तो ऑल चेस क्लब मेंबर्स आर इंटेलिजेंस। मतलब आप ये कह सकते हैं, कह रहा है कि हिंदी में ज़्यादा पढ़ेंगे समझ में आएगा। कह रहा है शतरंज जो है क्लब है में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। जहाँ शतरंज क्लब का जो सदस्य है इसलिए जो है वो सदस्य है तो ये भी बुद्धिमान हो जाएगा, इसलिए जो सभी लोग उस क्लब में होंगे तो है वो भी बुद्धिमान हो जाएंगे। ये कंक्लूजन आपका निकलता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। शतरंज के सभी जो सदस्य होते हैं ये बुद्धिमान होते हैं। ऑल चेस क्लब मेंबर्स आर इंटेलिजेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ए सर्वे, कोई सर्वे कराया गया जिसमें 60% लोग जो हैं ये प्रेफर करते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए को 60% लोगों ने वोट किया एंड ऑप्शन जो है बी को 40% लोगों ने वोट किया। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ए की प्योरिटी ज़्यादा है एंड ए जो है ऑब्वियसली मोर पॉपुलर है, वो जल्दी विन कर लेगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ मोर पॉपुलर देन बी। यहाँ दिख भी रहा है आपको ए को 60% एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, वोट हुआ, ए ने 60% वोट पाया एंड बी ने 40% वोट पाया, तो यह आप बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि ए जो है ये मोर पॉपुलर है, तभी तो इसको ज़्यादा वोट मिला, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन कंप्यूटर। हमने ये आपका जो क्वेश्चन कंप्यूटर का है ये सारे क्वेश्चन करा लिए हुए, जिसमें ये क्वेश्चन भी आपका था। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है कि एक कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर होता है इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कोऑर्डिनेट्स को एंड एक्टिविटी जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के इनको कंट्रोल करते हैं कौन, कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन टू हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस। आपसे पूछ रहा है कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए या फिर जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने के लिए आप कौन से कंप्यूटर को प्रेफर करते हैं। तो आप माइक्रो कंप्यूटर को तो प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि इससे जो है तो हल्का फुल्का जो बिजनेस का काम होता है इसको लिया आता है। मिनी कंप्यूटर को तो आप क्या कहते हैं, जो है टैबलेट आप कहते हैं। एंड मेन जो फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इनका भी यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए नहीं किया जाता है। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनका यूज हाई लेवल कॉम्प्लेक्स एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला होगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल एंड यूज फॉर एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डाटा। तो वो क्या होते हैं, रैम, जिनका यूज इन सारी चीज़ों के लिए किया था। ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर का व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर। जो कैश मेमोरी होता है कंप्यूटर में इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है कि टेम्परेली होल्ड करता है फ्रिक्वेंटली यूज डाटा फॉर ए क्विक एक्सेस बाय सीपीयू। सीपीयू के द्वारा त्वरित जो पहुंचाने के अक्सर उपयोग में किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप में रखता है कौन, आपका जो है कैश। जो कैश का प्राइमरी पर्पज होता है ये जो है सीपीयू में जो डाटा पहुंचे रहते हैं उनका जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है, इसलिए जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, उदाहरण है। तो जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है, ये उसका एक पार्ट होता है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो करेक्ट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट कैटेगरी डज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉल्स इनटू। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो कौन से कैटेगरी में आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा है, सेपरेट सीट जो होता है सॉफ्टवेयर ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉल करता है, मतलब उसके कैटेगरी में आता है, इसलिए ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है कि कह रहा है व्हाट इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है इसके लास्ट में डॉट के साथ कौन सा वर्ड लिखा होता है, 3 वर्ड। तो जैसे हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट में आपका क्या होता है, DOC लिखा होता है, सॉरी जो हमने पढ़ा हुआ था डॉक्यूमेंट में DOC लिखा होता है, वही आपका पूछ रहा है कि फाइल एक्सटेंशन जो है डॉक्यूमेंट का उसका लास्ट 3 क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट के लास्ट 3 जो है वर्ड डॉट के साथ उठाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया हुआ अपने 100 टॉप क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें ये क्वेश्चन मैं बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है एंड एग्जाम में आया भी। तो आपसे एक्सटेंशन जब भी पूछे तो आपको जो है लास्ट के जो है 3 वर्ड को बताना हो। जैसे गूगल का होता है google.com या फिर जो है किसी भी वेबसाइट के साथ .net लिखा होता है, वैसे पूछ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है इसमें जो है डॉक्यूमेंट किस फाइल के साथ जुड़ा होता है। तो वो डॉट जो है जो आपका पॉइंट डॉट के साथ जुड़ा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। यहाँ भी आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा व्हाट फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक वर्ड एंड रिप्लेस विद अनदर थ्रू। मतलब ऐसा कौन सा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं एंड किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो कौन सा फीचर होता है, तो वो फीचर होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड से आप सर्च करते हैं एंड रिप्लेस से आप बदलते हैं चीज़ों को, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ भी खोजें एंड बदलें। तो इस तरीके से आप जो है बहुत इजी क्वेश्चन थे, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसके टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं अगर आपने 100 क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का व्हाट इज द टर्म फॉर चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। मतलब ऐसा कौन सा फीचर है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप जो है टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज कर पाएँ, सच एज मेकिंग बोल्ड, उसे जो है बोल्ड कर पाएँ एंड इटैलिक अंडरलाइन, उस पर इटैलिक भाषा में उसको चेंज कर पाएँ एंड उसके नीचे जो है अंडरलाइन लगा पाएँ। तो
कौन सा ऐसा फीचर होता है जो आपको ये सारी चीज़ें अलाउ करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वो क्या होता है, फॉर्मेटिंग का जो फीचर होता है ये अलाउ करता है। ये क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी कवर करा लिया होता है एंड यही क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपको अलाउ करता है लेफ्ट एंड राइट के ऑप्शंस को क्लिक करने के लिए, तो वो क्या होता है आपका, होता है सेंटर अलाइन। जो सेंटर अलाइन होता है यह आपको अलाउ करता है कि आप जो है इसको जो है लेफ्ट कर ले जाएं, राइट कर ले जाएं, उनके मार्जिन्स को एडजस्ट करने में जो है कौन हेल्प करता है, सेंटर अलाइन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, सबसे पहली बात तो ये एक एप्लीकेशन होता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो ये एक टाइप का एप्लीकेशन होता है विंडोज में। तो आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्हाट इज द टर्म प्लेट। इसमें जो टर्म प्लेट है ये क्या डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट विथ फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल। ये फॉर्मेटिंग एंड जो स्टाइल होता है, इसे हिंदी में शैलियाँ कहते हैं, के साथ एक पूर्ण डिजाइन के लिए जो है यूज किया जाने वाला दस्तावेज है क्या, प्लेट। इसलिए ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा, विच ऑप्शन अलाउज यू टू सेट द ओरिएंटल ऑफ द पेज एज पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन एज अ पेज ऑफ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इन माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है इन सारी चीज़ों को जो है अलाउ करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो पेज लेआउट जो होता है ये सारी चीज़ों को अलाउ करता है, इसलिए जो है दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज टर्म फॉर अ वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब ऐसा कौन सा टर्म है फॉर ए वर्टिकल अरेंजमेंट, जब जिसमें आप वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं सेल्स का, एंड जो है ये तो आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, एंड इस तरीके से जो होता है ये वर्टिकल अरेंजमेंट होता है ऑफ सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो वो क्या होता है, कॉलम। कॉलम जो होता है ये जो है जो आपका है किस में होता है, वर्टिकल में होता है, एंड सेल्स किस में होते हैं, आपके टेबल वगैरह की चीज़ों में दिखाए जाते हैं। मतलब इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इनको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रिमिनली यूज फॉर। जो आपका प्राइमरी यूज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो मुख्यतः यूज है ये किसके लिए किया जाता है, प्रिमिनली यूज है ये किसके लिए होता है, तो ये आपके स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है इसका मुख्यतः यूज आप करते हैं किसके, स्प्रेडशीट गणना के लिए, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन एक्सेल, एक्सेल जो होता है, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए रॉ एंड कॉलम्स कार्ड। अगर जो इंस्ट्रक्शन होता है इसमें रॉ डाटा एंड कॉलम्स को क्या आप कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसमें सेल कहा जाता है, जैसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 32 नंबर का है, कह रहा है व्हाट इज डिफॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में जब आप बनाते हैं फाइल, अगर आपने नाम कोई सेव उसमें नहीं किया, मतलब कोई भी नाम आप सेव कर देते हैं तो वो नाम सेव हो जाता है, लेकिन कह रहा है कि अगर आपने डिफॉल्ट पे उसको छोड़ दिया एंड आपने बैक ले लिया तो वो जो है किस नाम से जो है वहाँ सेव होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन तीसरा, एक्सेल 1 नाम से वो अपने आप वहाँ सेव हो जाता है। अगर आपने कोई भी नाम उसमें डाला नहीं हुआ, अगर वो डिफॉल्ट के रूप में है तो एक्सेल 1 के नाम से वो सेव हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, एक्सेल 1। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर। कौन सा टाइप का ऐसा डाटा होता है, कौन सा ऐसा टाइप का संयोजन होता है जिसमें अक्षर और संख्याएं जो होती हैं इनका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो जो आपका अल्फा न्यूमेरिक है इसमें जो है आपको लेटर्स एंड जो है नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ये ऐसा टाइप का डाटा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से आपसे जो है एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना इस बार फाइल एक्सटेंशन जो है इज यूज फॉर एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक में एक्सटेंशन क्या होता है, तो लास्ट में इसके .xls लिखा होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है पहला आपका, कि एक्सेल जो है इसको XLS जो है एक्सटेंशन के साथ शो किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में जरूर पूछता है, वो मैंने जो डॉक्यूमेंट का बताया था एंड एक्सेल का, ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउज यू, ऐसा कौन सा कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है जो शॉर्टकट है जो आपको अलाउ करता है टू नेविगेट करने के लिए टू लीस्ट सेल्स इन वर्कशीट में नेविगेट करने के लिए कौन सा ऐसा सेल है जो आपको अलाउ करता है, कौन सा ऐसा लीस्ट सेल है जो आपको अलाउ करता है वर्क करने के लिए। तो कंट्रोल एंड जो है ये आपको अलाउ करता है नेविगेट करने के लिए टू लीस्ट सेल इन वर्कशीट में। तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच मेनू कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में एक नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेन्यू में आपको देखने को मिलता है? तो फाइल के मेन्यू में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा इसके लिए कि आपको जो है फाइल के मेन्यू में ये देखने को मिलता है कि आप जो है नया वर्कशीट जो है ये अलाउ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्पलेट्स इन ऑफिस एप्लीकेशन। जो ऑफिस एप्लीकेशन होता है इनमें टेम्पलेट्स का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो जो कार्यालय होते हैं अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स के उद्देश्यों को आपको बताना है। तो ये क्या करता है, दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट्स को जो है निकालने के लिए होता है, टू अप्लाई करने के लिए स्टाइल एंड लेआउट टू डॉक्यूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द टर्म URL स्टैंड फॉर। आपसे पूछ रहा है URL का फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पुट आउट हुआ है कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई होप सबको पता होना चाहिए, इन्फॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ये फुल फॉर्म होता है किसका, URL का। याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पुट आउट होता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज कॉमनली यूज फॉर सोर्सेज बोरोइंग। सोर्सेज बोरोइंग के लिए कौन से आप प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो HTTP का आप यूज करते हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है ये भी फुल फॉर्म है, कह रहा है व्हाट डज SMTP जो है ये स्टैंड करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में आपसे पूछ रहा है SMPT स्टैंड करता है किसके लिए? तो जो आपका सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज किया जाता है ताकि स्पैम कॉल वगैरह जो है इनसे आप बच सकें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इन एन ईमेल, एक ईमेल में व्हाट इज द पर्पज ऑफ CC फील्ड का क्या पर्पज होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा आपका, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के लिए जो है आप CC का यूज़ करते हैं ताकि जो है आपके जो वर्ड्स जो टाइप कर रहे हैं वो गलत ना हो, इसलिए आप किसका यूज़ करते हैं, CC का। सिर्फ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फंक्शंस डज एन एड्रेस बुक सर्व इन ईमेल एप्लीकेशन। कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एड्रेस बुक में जो है यूज़ किया जाता है, किसके पर्पज से, ईमेल एप्लीकेशन के पर्पज से सर्व किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, इट मैनेज कंटेन्स एंड देयर ईमेल एड्रेस। वो जो है मैनेज करता है कॉन्ट्रैक्ट को एंड देयर ईमेल एड्रेस को वो मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है आपका, कौन सा फंक्शन है? तो व्हाट फंक्शन डज एन, जो आपका एड्रेस बुक है ये मैनेज करता है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को और उनके ईमेल एड्रेस को ये मैनेज करता है, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है इफ़ यू रिसीव अनडिलीवरेबल मैसेज व्हाट माइट बी द इशू। अगर आप जो है डिलीवरी ना होने योग्य जो है, आप मतलब डिलीवरी आप करते हैं किसी के पास, मैसेज ईमेल करते हैं, वो मैसेज जो है उसके पास नहीं पहुंचा, तो वहाँ कौन सी समस्या आ रही है? तो समस्या क्या होगा आपका, जो रिसिपेंट होगा मेल्स इज बॉक्स फुल। अगर वो बॉक्स फुल रहता है, उसका पहले से कि स्टोरेज फुल रहता है, तो मैसेज आपके पास वापस चले आएगा, वो नहीं सेंड होगा। एंड दूसरा क्या हो सकता है, द ईमेल एड्रेस इज इनकरेक्ट। अगर आपने जो ईमेल जिस पर भेजा वो ईमेल एड्रेस इनकरेक्ट है, तब भी आपका मैसेज जो है ये अनडिलीवरी जो हो जाएगा, डिलीवरी से जो है वो पहुंचेगा नहीं, डिलीवर नहीं होगा। इसलिए जो है दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड एक साथ जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 4th करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए सर्च इंजन। सर्च इंजन जो होता है किसी भी जो है एप्लीकेशन में, उसका मेन पर्पज क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो फाइंड एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेब। किसी भी वेब से जानकारी ढूंढने के लिए आप जो है किसका यूज करते हैं, सर्च इंजन का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप सभी को ये पता होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है आपका 44 का
थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाउनलोड फोल्डर इन वेब ब्राउजर। जो आपका वेब ब्राउजर होता है इसमें डाउनलोड फोल्डर जो होता है इसका क्या उद्देश्य होता है, तो ये सेव करता है इमेजेस फाइल को जो भी आपने लोड किया हुआ इंटरनेट वगैरह से, ये क्या करता है उसको जो है सेव कर लेता है ताकि आप जो है उसको बार बार देख पाए, इसलिए 45 का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है। हिंदी में कहा जाए तो सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इंजन को रखते हैं या फिर उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोज टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी प्रकार की जो सूचना प्रणाली है, किसी संगठन में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, ये समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है ये आपको बताना था, तो टीपीएस का ये समर्थन करती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो लेन देन प्रसंस्करण जो आपका प्रणाली होता है जिसे इंग्लिश में टीपीएस कहते हैं, इसके लिए इसका ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल क्या होता है, तो ये जो है किसके लिए होता है, कॉन्फिडेंटली के लिए होता है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के पीछे क्या पर्पजेस हो सकते हैं, तो ये सभी हो सकते हैं कि टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए होता है, एंड इंश्योर डाटा एक्यूरेसी के लिए होता है, एंड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्या बनाते हैं आप, सिक्योर इंफॉर्मेशन बार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कह रहा है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जो होता है इसका मेन फोकस किस चीज पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा आपका, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस में जो है यूज़ करते हैं आप साइबर सिक्योरिटी का, जो कि जो है मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए होता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ना चुरा ले, उसका मिसयूज़ ना कर ले, इसके लिए आप जो है साइबर सिक्योरिटी बनाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन पेपर में थे। आई होप आपको सभी समझे होंगे। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, कहीं भी थोड़ा भी गलती हुई हो तो वो भी पॉइंट आउट जरूर करना, उसको हम अगली बार से सुधारने वाले हैं। खैर मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।